हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। दोस्त, कंटिन्यू करने से पहले आपको हम बता दें कि एलपी सीबीटी 2 का अगर बात करिएगा तो एलपी सीबीटी 2 में 2 सेशन चलाया जा रहा है, एक बेसिक साइंस का और दूसरा ट्रेड का। जो भी कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो सारा प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। बेसिक साइंस में भी 2 चला है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इसमें तीसरा चैप्टर स्टार्ट हुई है और ये तीसरा चैप्टर है जो प्रोजेक्शन अभी चल रहा है और इसका आज तीसरा लेक्चर है। अगर बेसिक साइंस का और बात करिएगा तो 2 चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ है, एक इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हुआ है और एक स्पीड एंड वेलोसिटी समाप्त हुआ है। ये सारा वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ट्रेड में भी 2 चैप्टर चल रहा है, 2 ट्रेड चल रहा है। एक इलेक्ट्रीशियन का चल रहा है जिसमें 5 चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं और एक फीटर का चल रहा है जिसमें 2 सेशन इसका लगा हुआ है। तो सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 सेशन हो गया है, आपको पता है कि 20-20 क्वेश्चन का 2 सेशन लिए गए हैं और अगला सेशन है जो लेंगे कहाँ से, तो 41 से शुरू करेंगे। तो चलिए आज 41 नंबर प्रश्न देखिएगा। बोला गया है कि प्रिज्म और पिरामिड के नाम से कैसे रखे जाते हैं। बोला है कि प्रिज्म और पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं। तो प्रिज्म और पिरामिड के जो नाम रखे जाते हैं वो आधार के आकार के अनुसार रखे जाते हैं। जैसे प्रिज्म बनाइएगा और पिरामिड जब बनाइएगा तो उसको कैसे रखे जाते हैं, तो जो नीचे रखने वाला जो शेप होता है वो आधार के अनुसार रखे जाते हैं, आधार के अनुसार रखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि षटभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह किस आकृति में होती है। बोला है कि षटभुजाकार प्रिज्म है तो षटभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह, जो पार्श्व सतह किस आकृति में होती है, तो आयताकार आकृति में होती है। षटभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह किस आकृति में होती है, तो आयताकार आकृति में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला है कि 8 एक समान लंबाई वाली भुजाओं से बनी त्रिभुजाकार सतहों से कौन सी ठोस आकृति बनती है। बोला है कि 8 एक समान लंबाई वाली भुजाओं से बनी त्रिभुजाकार सतहों से कौन सी होता है, तो ऑक्टाहेड्रॉन होता है, ऑक्टाहेड्रॉन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि किसी भी शंकु या पिरामिड को उसके आधार के समांतर काटकर उसके ऊपरी हिस्से को हटाने पर शेष निचले भाग को क्या कहा जाता है। कहा गया है कि किसी भी शंकु या पिरामिड को उसके आधार के समांतर काटकर उसके ऊपरी हिस्से को हटाने पर शेष निचले भाग को क्या कहते हैं। जैसे ये बताइए कि शंकु जब बनाइएगा तो इस तरीक़ा से अगर हम शंकु बनाते हैं, इस तरीके शंकु बनाते हैं, तो इस शंकु को जब काटिएगा तो 2 भागों में कट जाता है। एक भाग में ये जो कटेगा वो इस तरीक़ा से शेप लेगा और एक नीचे का जो शेप लेगा वो इस तरीक़ा से शेप लेगा। ठीक है, तो ये हो गया जो शंकु का शेप हो गया। तो ये बताइए कैसा रूप ले लेता है, तो फ्रस्टम का रूप ले लेता है, फ्रस्टम का रूप ले लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, देखिएगा, कहा गया है कि एक वर्गाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती है। तो एक वर्गाकार प्रिज्म का अगर बात करिएगा तो एक वर्गाकार प्रिज्म में 6 सतह होते हैं। एक वर्गाकार प्रिज्म में 6 सतह होते हैं। अगले प्रश्न कहा गया है कि किसी गोले का सम्मुख दृश्य क्या होता है। तो किसी भी गोले के सम्मुख दृश्य का अगर बात करिएगा तो सम्मुख दृश्य जो होता है वो वृत्त होता है। सम्मुख दृश्य क्या होता है, तो वृत्त होता है। किसी भी गोले का सम्मुख दृश्य वृत्त होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि कोई भी बिंदु ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है तो उसका अनुविक्षेप कहाँ पर बनेगा। बोला है कि यदि कोई भी बिंदु ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है और उसका अनुविक्षेप का क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश इसका होता है प्लान। तो बोलता है अनुविक्षेप मतलब प्लान कहाँ बनेगा, समझिएगा। जैसे प्लान जो बनता है वो किस पर बनता है, तो जो टॉप व्यू हम बनाते हैं तो आपको पता है कि टॉप व्यू जो बनता है वो कहाँ बनता है, तो हॉरिजेंटल प्लेन पर बनता है, हॉरिजेंटल प्लेन पर बनता है। और यही हॉरिजेंटल प्लेन पर जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो प्लान कहते हैं, उसी को प्लान कहते हैं। अगर वही बात करेंगे फ्रंट व्यू का, तो फ्रंट व्यू जो देखेंगे फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू बनता है किस पे, तो वर्टिकल प्लेन पर बनता है। और वर्टिकल प्लेन पर जो बनता है उसी को हम एलिवेशन बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि यदि कोई भी बिंदु ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है तो इसका अनुविक्षेप कहाँ बनेगा, तो इसका अनुविक्षेप जो बनेगा वो एक्स वाई रेखा पर बनता है, एक्स वाई रेखा पर बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी बिंदु का सम्मुख दृश्य एक्स वाई रेखा पर हो तब वह बिंदु किस तल पर स्थित होगा। बोला है कि यदि किसी भी बिंदु का सम्मुख दृश्य एक्स वाई रेखा पर हो तब हो तो वह बिंदु किस तल में होगा, तो वह बिंदु होगा क्षैतिज तल में, समझिएगा। किसी भी बिंदु का सम्मुख दृश्य होगा, सम्मुख दृश्य एक्स वाई रेखा पर है, अगर सम्मुख दृश्य एक्स वाई रेखा पर अगर होगा, ये जैसे एक्स हो गया और वाई हो गया, तो एक्स वाई रेखा पर होगा तो इसका वह बिंदु किस तल पर होगा, तो किस तल पर हो जाएगा, तो क्षैतिज तल पर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि HP किसके समांतर होती है, HP किसके, हॉरिजेंटल प्लेन किसके समांतर होता है। तो अगर हॉरिजेंटल प्लेन का अगर बात करिएगा तो हॉरिजेंटल प्लेन होता है जो भूमि के समांतर होता है, भूमि तल के समांतर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि दोनों तल एक्स वाई रेखा पर स्थित बिंदु का सम्मुख दृश्य कहाँ प्राप्त होगा। बोला है कि दोनों तल पर स्थित बिंदु का सम्मुख दृश्य कहाँ पर होगा। तो अगर दोनों तल का एक्स और वाई रेखा पर स्थित बिंदु का सम्मुख तल का अगर बात करेगा तो इस सम्मुख तल कहाँ पर होगा, तो एक्स वाई रेखा पर होगा, एक्स वाई रेखा पर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न कहा गया है कि HP में स्थित एक बिंदु जिसका शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर है तो उसके अग्र अवलोकन की स्थितियां कहाँ पर होगी। बोला है कि HP में स्थित एक बिंदु जिसका शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर है, संदर्भ रेखा के ऊपर है तो उसका अग्र अवलोकन की स्थिति कहाँ होगी, तो अग्र अवलोकन की स्थिति होगा जो संदर्भ रेखा पर ही होता है, संदर्भ रेखा पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न कहा गया है कि एक बिंदु का अग्र अवलोकन संदर्भ रेखा के 50 mm ऊपर है तथा शीर्ष दृश्य अग्र दृश्य से 20 mm नीचे स्थित है तो यह बिंदु कहाँ स्थित होगी। बोला है कि एक बिंदु का अग्र अवलोकन संदर्भ रेखा के 50 mm ऊपर तथा शीर्ष दृश्य से अग्र दृश्य से 20 mm नीचे स्थित है तो यह बिंदु कहाँ पर स्थित होगी। तो यह बिंदु होगा जो कहाँ से स्थित होगा, तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, समझिएगा। जैसे ये बताइए कि क्वेश्चन के अनुसार अगर बात करिएगा तो हम बनाते हैं, ये बताइए ए हो गया हॉरिजेंटल प्लेन और ए हो गया वर्टिकल प्लेन। इसी तरीक़ा से ए बताइए ए हो गया हॉरिजेंटल प्लेन और ए हो गया वर्टिकल प्लेन। अब इसमें कहा गया है कि 50 mm ऊपर स्थित शीर्ष दृश्य अग्र दृश्य से 20 mm नीचे है। तो अगर अग्र दृश्य का अगर बात करिएगा तो अग्र दृश्य से 20 mm नीचे जो होगा, अग्र दृश्य से 20 mm नीचे होगा, अग्र दृश्य से 20 mm नीचे और 50 mm ऊपर होगा। तो ये बताइए कि इससे 50 mm ऊपर होगा, 50 mm ऊपर होगा। तो 50 mm ऊपर होगा तो यह बिंदु कहाँ पर स्थित होगा, तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। फिर से यहाँ हम बता देते हैं आपको,
जैसे ये बताइए कि मानते हैं कि यहाँ अगर हम कोई दृश्य बनाएंगे और यहाँ 50 mm है, कितना है 50 mm, और इसके अग्रभाग से 20 mm नीचे है, अग्रभाग से 20 mm कहाँ है तो नीचे, 20 mm नीचे स्थित है। तो यह बिंदु कहाँ स्थित है तो द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है सेकंड चतुर्थांश, और ए होता है जो थर्ड चतुर्थांश, और ए होता है फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश में जो बनता है वो एचपी के ऊपर बनता है और वीपी के सामने बनता है। फर्स्ट चतुर्थांश का अगर बात करिएगा तो फर्स्ट चतुर्थांश में एचपी के ऊपर बनता है और वीपी के सामने। सेकंड में देखिएगा तो वीपी के सामने पीछे बनता है और एचपी के ऊपर बनता है। उसी तरीक़ा से थर्ड में देखिएगा तो एचपी के नीचे बनता है और वीपी के पीछे बनता है। फिर फोर्थ में देखिएगा तो एचपी के नीचे बनता है और वीपी के सामने बनता है। तो इस तरीक़ा से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक वर्ग तल एचपी के लंबवत तथा वीपी के समांतर है तो इसका क्षैतिज दीप्ति चिन्ह होगा। बोला है कि एक वर्ग तल है जो एचपी के लंबवत और वीपी के समांतर है तो इसका क्षैतिज दीप्ति चिन्ह क्या होगा तो संदर्भ रेखा के समांतर होगा, संदर्भ रेखा के समांतर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि प्रक्षेप के प्रकार का चयन करें, प्रक्षेप के प्रकार का चयन करना है। ये बताइए प्रक्षेप का अगर प्रकार का अगर बात करिएगा तो प्रक्षेप के प्रकार में ये यहाँ से जो कोण बनाता है ये लंबवत हो गया, और ये हो गया जो तिर्यक होता है जिसको हम तिरछा बोलते हैं। तो यहाँ जो तिर्यक बनाएगा इसी को पूछा गया तो ये कौन सा बना रहा है तो तिरछा बना रहा है। इस कौन सा तो तिरछा। सममितीय के बात हम कहते हैं कि तीनों कोण बराबर होगा उस सममितीय कहलाता है, ए बराबर बी बराबर सी होगा। इसे मानते हैं कि जो टोटल जो एंगल बनाएगा वृत्त में तो कितना बनाएगा 360 डिग्री, तो ये भी कितना बनाएगा तो 120 डिग्री बनाएगा, 120 डिग्री और 120 डिग्री। तो तीनों बराबर कोण बनाता है कौन सा तो सममितीय है जो तीनों बराबर कोण बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक वर्गाकार सतह एचपी के लंबवत और वीपी से झुका हो तो इसका मान क्या होगा। बोला है कि एक वर्गाकार सतह है जो एचपी के लंबवत है, एचपी के लंबवत और वीपी से झुका हो तो उसका इसका मान क्या होगा। तो ये बताइए कि झुका हुआ किसे तो वीपी से झुका होता है तो इसका बनाता है कि वीटी के संदर्भ रेखा के लंबवत होगा, वीटी के संदर्भ रेखा के लंबवत होगा, क्योंकि झुका हुआ बोला है तो यहाँ क्या हो जाएगा तो लंबवत होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कोण दो तलों के बीच का कोण क्या होता है। तो जो दो तलों के बीच का कोण को हम क्या बोलते हैं तो द्वितल कोण बनते हैं। द्वितल कोण दो तलों के बीच का कोण होता है, दो तलों के बीच का कोण होता है, द्वितल कोण होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न कहा गया है कि तृतीय कोण प्रक्षेपण में, तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो तृतीय कोण प्रक्षेपण का अगर बात करिएगा तो समझिएगा, इसे ए हो गया हॉरिजेंटल, ये हो गया वर्टिकल प्लेन, और ए जो हो गया ए हो गया हॉरिजेंटल प्लेन, ये हो गया हॉरिजेंटल प्लेन और ए हो गया वर्टिकल प्लेन। इसी तरीक़ा से यहाँ हो गया हॉरिजेंटल प्लेन और ए हो गया वर्टिकल प्लेन। अब समझिएगा, बोला कि तृतीय कोण प्रक्षेपण, तो ये बताइए तृतीय कोण प्रक्षेपण में वस्तु तो यहाँ रहेगा तृतीय में, कहा कि ए है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ए हो गया जो सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, और ए हो गया जो थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया, और ए हो गया जो फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये बताइए कि अगर तृतीय कोऑर्डिनेट में है तो मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ है, वस्तु यहाँ है, तो तृतीय कोऑर्डिनेट में वस्तु तृतीय चतुर्थांश में होगा। और ये बताइए कि इसका प्रक्षेप तल कौन सा हो जाएगा। तो प्रक्षेप तल ये हो गया, प्रक्षेप तल ये हो गया, और ये बताइए कि यहाँ मानते हैं कि यहाँ हो गया जो ऑब्जर्वर हो गया, जो ऑब्जर्वर। अब यहाँ से देखेगा तो ये बताइए वस्तु हो गया और ये हो गया ऑब्जर्वर हो गया, तो वस्तु और ऑब्जर्वर के बीच में होता है प्रक्षेप तल। तो हम कह सकते हैं कि प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच में स्थित होता है,
प्रक्षेपण का तल होता है जो वस्तु और प्रेक्षक के बीच में स्थित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्त बता देते हैं कि कुछ क्वेश्चन का हम एक्सप्लेन पीछे इसलिए नहीं किए हैं कि उसका फिगर बनाना पड़ता है और यहाँ फिगर बन नहीं पाता है इस पर, इसलिए कुछ उसको समझ लीजिएगा और जो भी बताए हैं अगर थ्योरी आपको क्लियर होगा तो समझ में आ जाएगा, और जहाँ तक बनता है वहाँ तक हम आपको यहाँ क्लियर कर देंगे। अगले प्रश्न देखिएगा। अच्छा, यहाँ ये भी देखिएगा, आपको 58 का जो आंसर मिलेगा वो आपको ए मिलेगा जो गलत दिया गया है। इसका जो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसलिए आप चेकअप कर लीजिएगा। प्रक्षेपण का तल होता है जो वस्तु और प्रेक्षक के बीच में बनता है, किस में, तो तृतीय कोण प्रक्षेपण में। लेकिन अगर यहीं से बोल दे कि ठीक है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या बनेगा, तो थोड़ा हम इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे प्रक्षेपण का बात करेगा तो प्रक्षेप को हम दो भागों में बांटे थे। प्रक्षेप को दो भागों में बांटे थे। एक हम बांटे थे चित्रीय, जिसको हम पिक्टोरियल कहते हैं, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। ये लंब कोणीय हो गया और ये चित्रीय हो गया। अब ये बताइए, पिक्टोरियल को हम बताए थे कि पिक्टोरियल जो होता है वो 3D होता है, पिक्टोरियल जो होता है वो 3D होता है, और ऑर्थोग्राफी में जो प्रोजेक्शन बनता है वो फर्स्ट चतुर्थांश में बनता है, फर्स्ट चतुर्थांश में, और थर्ड चतुर्थांश में बनता है, थर्ड चतुर्थांश में बनता है। याद रखिएगा, दूसरा और जो तीसरा होता है, दूसरा और जो चौथा होता है उसमें यहाँ नहीं बनता है फिगर। तो पूछेगा कि ऑर्थोग्राफी में कौन कौन से चतुर्थांश में बनते हैं, तो फर्स्ट चतुर्थांश में बनते हैं और थर्ड चतुर्थांश में बनते हैं। अब समझिएगा यहाँ, इसे ये बताइए कि अगर हम इसका यहाँ लेते हैं वर्टिकल प्लेन, ये हो गया वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब ये बताइए, ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, और ये हो गया जो थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया जो फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ जो देखिएगा कि यहाँ जैसे वस्तु रखिएगा, यहाँ जो वस्तु रखिएगा तो यहाँ से वस्तु से मानते हैं कि ये टॉप व्यू हो गया। टॉप व्यू से वस्तु देखिएगा तो यहाँ बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और इस तरीके से वस्तु को देखिएगा फ्रंट व्यू से देखिएगा तो यहाँ बनेगा वर्टिकल प्लेन पर। अब ये बताइए कि यहाँ हो गया ऑब्जर्वर, ये हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है, और ये हो गया कौन सा, तो ये हो गया वर्टिकल प्लेन, और ये हो गया वस्तु, ये हो गया वस्तु। तो याद रखिएगा कि सिंगल प्लेन जो होता है, या फर्स्ट में जो सिंगल या प्रथम कोण प्रक्षेपण जो बनता है, तो ये तो प्रथम कोण प्रक्षेपण, तो प्रथम कोण प्रक्षेपण में ऑब्जर्वर और प्रक्षेपण तल के बीच में वस्तु होता है। देखिए, प्रथम कोण प्रक्षेपण में ऑब्जर्वर ए हो गया और प्रक्षेपण तल ए हो गया, उसके बीच में वस्तु होता है। लेकिन थर्ड में क्या था कि अगर यहाँ वस्तु हम रखें थर्ड में, तो थर्ड में वस्तु और ऑब्जर्वर के बीच में प्रक्षेपण तल होता है। यही अंतर याद रखेगा, ये ऑर्थोग्राफी का पार्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी प्लेन से मिलने के लिए किसी वस्तु को समोच्च पर सीधी खींची जाती है तो प्लेन पर प्राप्त आकृति को वस्तु का भी कहा जाता है। बोला है कि यदि किसी भी प्लेन से मिलने के लिए किसी वस्तु के समोच्च पर सीधी खींची जाती है, किसी वस्तु की समोच्च पर सीधी खींची जाती है, तो प्लेन पर प्राप्त आकृति, प्लेन पर प्राप्त आकृति को वस्तु का भी क्या कहा जाता है, तो उसको हम प्रक्षेप कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम प्रक्षेप कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक तिर्यक प्रक्षेप है जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। बोला गया है कि एक तिर्यक प्रक्षेप है जो वस्तु को पूर्ण गहराई में दिखाया जाता है। तो पूर्ण गहराई में अगर दिखाना रहेगा तो पूर्ण गहराई में किस में दिखाएंगे, तो कैवेलियर प्रोजेक्शन में दिखाते हैं, कैवेलियर प्रोजेक्शन में दिखाते हैं। अगर कैवेलियर प्रोजेक्शन का अगर बात करिएगा तो इसको हम एक्सप्लेन थोड़ा करते हैं, समझिएगा। जैसे ये बताइए कि हम बताए थे कि प्रक्षेप का अगर बात करिएगा तो प्रक्षेप को हम बांटे थे दो प्रकार में, प्रक्षेप को दो प्रकार में, एक बांटे थे हम पिक्टोरियल, एक बांटे थे पिक्टोरियल जिसको हम चित्रीय प्रक्षेप बोलते हैं, चित्रीय प्रक्षेप बोलते हैं, और एक बांटे थे ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी जिसको हम लंब कोणीय प्रक्षेप बोलते हैं, लंब कोणीय प्रक्षेप बोलते हैं। अब ये बताइए, पिक्टोरियल को भी हम तीन भागों में बांटे थे, पिक्टोरियल को भी तीन भागों में बांटे थे। पहला हम बोले थे कि तिर्यक है,
पहला हम तिर्यक बोलते हैं, तो इसको तिर्यक प्रक्षेप बोलते हैं। दूसरा का अगर बात करिएगा तो दूसरा को हम संदर्भ प्रक्षेप बोलते हैं। और तीसरा का अगर बात करिएगा तो तीसरा को हम बोल रहे थे क्या, तो अक्षमितीय प्रक्षेप बोलते हैं, अक्षमितीय प्रक्षेप बोलते हैं। अब तिर्यक प्रक्षेप को भी हम 3 भागों में बांटे थे। तिर्यक प्रक्षेप को हम कितने भाग में बांटे थे, तो 3 भागों में बांटे थे। तो तिर्यक प्रक्षेप का 3 भागों में बांटे थे, जिसमें पहला कौन था, तो तिर्यक प्रक्षेप का पहला था कैविलियर। क्या था, तो कैविलियर था, ये कैविलियर हो गया। दूसरा अगर बात करेगा तो दूसरा कौन सा है, तो कैबिनेट है, कैबिनेट प्रोजेक्शन है, दूसरा कैबिनेट प्रोजेक्शन हो गया। और तीसरा का अगर बात करेगा तो क्लिनोग्राफी प्रोजेक्शन हो गया, क्लिनोग्राफी प्रोजेक्शन हो गया। तो ये बताइए, आपसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि एक तिर्यक प्रक्षेप है जिसमें वस्तु की गहराई पूर्ण आकार में दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो कैविलियर प्रक्षेप बोलते हैं। तो यहाँ जो कैविलियर प्रक्षेप जो है वो पूर्ण आकार में दिखाई देता है। एक बार फिर से आपको हम रिपीट कर देते हैं, समझिएगा। जैसे ये बताइए, प्रक्षेप को हम 2 प्रकार में बांटें, एक पिक्टोरियल प्रक्षेप बांटें और एक हम ऑर्थोग्राफी जिसको हम लंबकोणीय प्रक्षेप बांटते हैं। तिर्यक चित्रीय प्रक्षेपण या चित्रीय को, पिक्टोरियल को हम 3 भागों में बांटें, एक तिर्यक में बांटें, दूसरा संदर्भ में बांटें और तीसरा अक्षमितीय में बांटे। तिर्यक को भी 3 भागों में कैविलियर हो गया, कैबिनेट हो गया और क्लिनोग्राफिक हो गया। अब यही बोला है कि वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है, किसमें, तो कैविलियर में पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्त बता देते हैं कि इसमें आपको हम 20 प्रश्न करवाए हैं, 20 क्वेश्चन, और इसका तीसरा सेशन था। इसी तरीक़ा से 20-20 प्रश्न करा के आपको हम ये पूरा रुक्मणी पब्लिकेशन का कंप्लीट कराएंगे। और जब रुक्मणी पब्लिकेशन पूरी तरह से हम समाप्त कर देंगे तो आपको फिर न्यू पब्लिकेशन जो भी मार्केट में लेटेस्ट आएगा तो वो भी आपको मैक्सिमम से हम प्रैक्टिस करवाने का प्रयास करेंगे। अब आपको ये भी पता होगा कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में, बेसिक साइंस और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का बात करते हैं तो बेसिक साइंस में 10 पोर्शन है। जेरा में तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर दिए हैं और तीसरा चैप्टर में कौन सा चल रहा है, तो तीसरा चैप्टर में चल रहा है हीट। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से अब बेसिक साइंस का वेटेज हम बढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा संभावना है, सबसे ज़्यादा अगर पूछता है, सबसे ज़्यादा वेटेज भी रहता है तो बेसिक साइंस का रहता है। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन जो पूछा जाता था वो 40 प्रश्न पूछता था, लेकिन अब इसका वेटेज हो गया 50, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी अच्छा रहेगा। तो इसमें भी 6 पोर्शन है या 6 सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपको पता है कि इसमें हम 3 को कंप्लीट करा दिए हैं, तीसरा चल रहा है, 2 कंप्लीट और तीसरा चल रहा है। तो इसी तरीक़ा से आपको सेशन कंटिन्यू आते रहेगा। इसमें ज़्यादा प्रश्न इसलिए न ले रहे हैं कि बहुत बोन सी चैप्टर करता है, इसलिए आपको हम 20-20 प्रश्न ही इसमें करा के आपको हम रिवीजन करवा देंगे। और इसी के साथ जो भी न्यू एडिशन आएगा या न्यू पब्लिकेशन आएगा वहाँ से हम प्रैक्टिस सेट करवाने का प्रयास करेंगे। और प्रयास ये भी रहेगा कि रुक्मणी पब्लिकेशन का जो 50 क्वेश्चन का 50 बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जब बुक निकलेगा तो उसका हम प्रैक्टिस सेट एनालिसिस कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।